हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 3। तो आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज चैलेंजेस एंड इश्यूज इन फोर्सिंग टीचर एजेंसी। कि टीचर अपनी इंडिपेंडेंसी लाने के चक्कर में या फिर लाने के लिए क्लास में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, क्या क्या वर्कलोड होते हैं उनके ऊपर, है ना। तो उनके बारे में बात करेंगे और उनको कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे कुछ और चीज़ें इंप्लीमेंट करके, है ना, उनके सॉल्यूशंस कैसे देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है टीचर एजेंसी अगर हम क्लास में लागू करें कि टीचर अपनी इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग बच्चों की, स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए पढ़ाएगी। तो उससे क्या होगा, जो क्लास है, क्लास का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो इफेक्टिव होगा और डायनामिक होगा। कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उसमें और इफेक्टिव तरीके से होगा कि सभी बच्चों पर ध्यान जाएगा टीचर को, सभी बच्चों में क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कर पाएंगे। सो वेरियस चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं इसके अकॉर्डिंग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर जो चीज़ें हैं, ये जो टीचर एजेंसी के द्वारा जो दी गई हैं, वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। कुछ चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल बेस पे या फिर पर्सनल बेस पे या फिर एकेडमिक बेस पे। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो होगा परफॉर्मेटिविटी प्रेशर, नॉन एकेडमिक एंगेजमेंट, सिस्टमैटिक एपैथी एंड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस गैप। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इन तरह के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। आप आपके एग्जाम में ये पेपर आएगा या क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, चैलेंजेस लिखने के बाद आप इनको सब पॉइंट्स में लिख दोगे। पॉइंट्स में लिख दोगे परफॉर्मेटिविटी प्रेशर, फिर नॉन एकेडमिक एंगेजमेंट्स, फिर सिस्टमैटिक एपैथी, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस गैप, है ना। ऐसे आप फ्लो चार्ट बना दोगे, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करोगे एक एक करके और क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं इसके लिए, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेटिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रेशर। तो व्हाट इज परफॉर्मेटिविटी? तो परफॉर्मेटिविटी होता क्या है? इट रेफर्स टू द प्रेशर ऑन टीचर्स टू मीट एक्सटर्नल परफॉर्मेंस मैट्रिक। तो ये क्या होता है, जब टीचर्स को क्या करना पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आपको बच्चों के ग्रेड्स करने हैं ना, आपको बच्चों के ग्रेड्स चेक करने हैं, बच्चों के एग्जाम्स लेने हैं टाइम टू टाइम, है ना। तो उससे क्या होता है, जो क्रिएटिविटी है ना, जो स्टूडेंट आउटकम है, जो सही वाला, वो टीचर मेजर नहीं कर पाती है। वो ग्रेड पे ही रह जाती है, वो रिजल्ट बनाने में ही रह जाती है। स्टूडेंट के आउटकम अच्छे से नहीं आ पाते और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है, तो वो भी नहीं हो पाता अच्छे से। सो दीज मैट्रिक ऑफन रिड्यूस टीचिंग टू मेजरेबल आउटपुट। तो इससे क्या होता है, इन मैट्रिक्स की वजह से, जो ये इन्हें करने पड़ते हैं, इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की वजह से, तो उनकी जो टीचिंग मेजरेबल आउटपुट्स है, जो वो चाहते हैं करना, वो नहीं कर पाते और उनकी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी को छीन लिया जाता है या फिर लिमिट कर दिया जाता है, उन पर सीमा बांध दी जाती है कि आप इतना ही कर सकते हो, ज़्यादा अपने मन का काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते। ओके। सो अब ये क्या है कि कौन कौन से परफॉर्मेटिविटी हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचर एजेंसी को। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कि जो हमें एक तरह से स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मिलती है कि आपको एफएज लेने हैं, एसेज लेने हैं बच्चों के, ना पेन पेपर टेस्ट लेना है ना। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी है और स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, उसको एक तरह से हिंडर कर दिया जाता है, उसको लैक ऑफ कर दिया जाता है, कि उसको अनदेखा कर दिया जाता है ना। और जो नॉर्मल जो टेस्टिंग है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। आफ्टर दैट इज स्क्रिप्टेड करिकुला। स्क्रिप्टेड करिकुला की वजह से भी क्या होता है, स्क्रिप्टेड इन द सेंस कि जो आपको पहले एज अ टीचर बनते हो तब आप क्लास में पढ़ाने जाना होता है, तो आपको बुक मिल जाती है या फिर एक करिकुलम मिल जाता है कि आपको वो पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे कुछ हो जाए ना। उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ाओगे, तो ऐसे पेन पेपर या फिर ब्लैक बोर्ड टीचिंग की मदद से ही उनको कराना होता है। उसकी वजह से वो जो अपने काम की चीज़ है, जो अपने तरह से करना चाहते हैं, वो अडाप्ट नहीं कर पाते और बच्चों की डाइवर्स नीड को भी मीट नहीं कर पाते, क्योंकि सबको सेम ही सिलेबस दे दिया जाता है, रिजिड करिकुलम दे दिया जाता है इसका मतलब। ओके। फिर सर्विलियंस स्ट्रक्चर। सर्विलियंस मतलब चेकिंग होती रहती है, जैसे फ्रीक्वेंट इवेल्युएशन, है ना, इवेल्युएशंस होते रहते हैं, परफॉर्मेंस रैंकिंग होते रहते हैं, जैसे कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो टीचर्स के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं ना। एंड डेटा ड्राइवन मॉनिटरिंग क्रिएट स्ट्रेस एंड डिस्करेज इनोवेशन। तो उनके अंदर जो इनोवेशन की जो एक तरह से एक्सपीरियंस होता है, या फिर वो बोल सकते हो कि उनके अंदर इनोवेशन करने की चाह होती है, तो वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, ये फ्रीक्वेंट इवेल्युएशन करने होते हैं ना। उनकी परफॉर्मेंस रैंकिंग खुद की भी होती है कि आपने अगर अच्छे ग्रेड नहीं लाए क्लास में, बच्चों के नहीं ले के आ पाए, तो आप अच्छे टीचर नहीं हो, है ना। तो उससे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग भी कम हो जाती है, उनकी सैलरी भी नहीं, उनकी जॉब भी जा सकती है उस वजह से। तो उनकी जो इनोवेशन की जो टेक्निक्स है, वो उनको डिस्करेज कर देता है। आफ्टर दैट इज डी प्रोफेशनलाइजेशन। तो डी प्रोफेशनलाइजेशन मीन्स कि टीचर आर ओपन सीन एज इम्प्लीमेंटर ऑफ पॉलिसी रादर देन द डिसीजन मेकर, रिड्यूसिंग देयर सेंस ऑफ एजेंसी। तो टीचर्स को क्या देखा जाता है, इम्प्लीमेंटर ऑफ पॉलिसी, की पॉलिसी जो बनी हुई है उसको बस इम्प्लीमेंट करेंगे वो, मतलब उसको सिर्फ क्लास में पढ़ाएंगे, उनको नहीं लिया जाता डिसीजन मेकिंग में कि क्या क्या पॉलिसीज में आना चाहिए। क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो कौन आपकी एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा बना सकता है, टीचर ही बना सकता है। अगर टीचर को डिसीजन मेकिंग में ला दिया जाए या लीडरशिप में ला दिया जाए कि टीचर जाके पॉलिसी बनाएगी, है ना, कुछ टीचर्स की कमिटीज बैठ जाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा
कि उससे ज़्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि कोई नेता वगैरह आपके जो पॉलिसीज़ बना रहा है, जिसको पता भी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में ना। तो टीचर्स को क्या देखा जाता है, सिर्फ़ इम्प्लीमेंटर, कि वो सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम में, उनको एक रिजिड सा स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, उनको बस वो इम्प्लीमेंट करना होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते इसके आगे, ओके। सो उसके बाद आता है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, आप इसको कैसे मीट अप कर सकते हो, ये जो परफॉर्मेटिविटी इश्यू है। तो सबसे पहले तो बैलेंस असेसमेंट सिस्टम, कि एक ऐसा असेसमेंट सिस्टम बना दिया जाए जिसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स भी होने चाहिए ना, पोर्टफोलियोज़ भी होने चाहिए कि बच्चों की परफॉर्मेंस चेक होती रहनी चाहिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस भी होने चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के अलावा, कि आपकी जो ग्रेडिंग मार्क्स है, उसके अलावा आपको आपके ओरल टेस्ट वगैरह ना और डिस्कशंस होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए आपकी, जिससे जो असेसमेंट सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल बन जाए, ओके। फिर है टीचर लेड करिकुलम डिज़ाइन। तो टीचर लेड करिकुलम डिज़ाइन मीन्स कि टीचर को लेना चाहिए पॉलिसीज़ बनाने में या फिर करिकुलम बनाने में, ताकि वो अपने हिसाब से बच्चों की नीड्स को देखते हुए करिकुलम को सेट कर सके या स्ट्रक्चर्ड या इम्प्लीमेंट कर सके, ओके। आफ्टर दैट इज ट्रस्ट बेस्ड प्रोफेशनलिज्म, की मूविंग फ्रॉम अ सर्विलियंस कल्चर टू वन दैट वैल्यूज प्रोफेशनल जजमेंट एंड क्रिएटिविटी, की आपको उन पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा टीचर पे, कि हाँ वो सही करा रही होंगी अपने हिसाब से, अगर करा रही हैं तो वो कुछ अच्छा ही चाहती होंगी ना। तो सर्विलियंस कल्चर से कि आप उनके ऊपर नज़र रखो, उससे अच्छा आप क्या करो, प्रोफेशनल जजमेंट करो, उनकी क्रिएटिविटी पे उनको वैल्यू करो कि क्रिएटिविटी कितनी है उनके अंदर, वो बच्चों में कितनी क्रिएटिविटी डाले, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे एनहांस कर रही है ना। तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है या रिजिड करिकुलम है, इन पर। तो ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ये जो परफॉर्मेटिविटी इश्यूज है या चैलेंजेस है उसको लिमिट कर सकते हो, उसको डाउन कर सकते हो, ओके। आफ्टर दैट इज द सेकंड वन इज नॉन एकेडमिक एंगेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। तो नेक्स्ट वन इज नॉन एकेडमिक एंगेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर्स आर इंक्रीजिंगली बर्डन विद नॉन टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उनको टीचिंग के अलावा भी बहुत सारे काम कर दे दिए जाते हैं, है ना। आजकल हमें ये स्कूल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि टीचिंग के अलावा उनको बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। सो क्लैरिकल वर्क, है ना, क्लैरिकल वर्क जैसे एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन, की आज ये लेटर तैयार करना है, आज ये पेपर तैयार करना है, रिपोर्टिंग या फिर डेटा एंट्री सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्हें दे दी जाती है। फिर है डिसिप्लिन एंड काउंसलिंग, है ना, उनको बार बार कुछ वर्कशॉप में कराना या फिर बिहेवियरल इश्यूज को मैनेज करना विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, उनको सपोर्ट नहीं मिलती और उनको ये भी बोला जाता है कि आपको अपनी क्लास के बच्चों को सबको चुप कराना है, डिसिप्लिन में रहना है ना। तो ये सारी चीज़ें बिना किसी सपोर्ट के उनको एक तरह से उनमें उनके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है। After that is parental and community engagement, expectation to handle parental concern and social issues। तो उन पे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जो पेरेंटल कंसर्न है, जैसे देखा होगा ना आपने कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि टीचर ने मारा, और फिर बिना किसी बात को सुने पेरेंट्स टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक तरह से डांट लगाने लग जाते हैं या फिर उनको ही ब्लेम करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, टीचर जो है स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने को मिलता है या फेस करने को मिलता है, और सोशल इशूज़ के बारे में, ओके। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर ड्यूटीज़ उनको दे दी जाती है, जैसे कि जो उनके करिकुलम से, जो उनके सिलेबस से अलग है बिल्कुल, जैसे कि सुपरवाइजिंग सपोर्ट, स्पोर्ट्स को सुपरवाइज करना, इवेंट्स सुपरवाइज करना, स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स में एक तरह से बच्चों को तैयार कराना, डांस कराना, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराना। तो वो जो उनके काम की नहीं है, वो सारी चीज़ें उन्हें कराना, तो उससे भी क्या होता है, टीचर्स में बर्डन फेस करने को मिलता है। तो चैलेंजेस हैं कुछ। तो कैसे अफेक्ट करते हैं टीचर एजेंसी को, सबसे पहले लेस टाइम फॉर लेसन प्लानिंग, कि बच्चों नहीं, टीचर को बहुत कम टाइम मिलता है कि वो लेसन प्लान कर पाए, एक तरह से तैयार होकर जाए क्लास में जाने से पहले। तो टीचर्स को एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी पे। तो वो जिस तरह से अगर लेसन प्लान बनाए, अगर जाएंगे क्लास में, तो वो इतने अच्छे से नहीं इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे या फिर टीचिंग नहीं करा पाएंगे एज कम्पेयर टू जब वो लेसन प्लान बना के तैयार करके सारी चीज़ें करके जाए। आफ्टर दैट इज बर्न आउट एंड स्ट्रेस, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देखने को मिलता है, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। तो वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है जब उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे दी जाती है करने को, जैसे तुम्हें क्लैरिकल वर्क भी करना है, लेटर भी बनाना है ना, रिपोर्ट भी तैयार करनी है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, उन पे वर्कलोड आ जाता है, जिससे उनकी जो मोटिवेशन और एंगेजमेंट है कि वो थक जाते हैं, फिर वो इतना अच्छे से क्लास में प्रेजेंट नहीं कर पाते अपनी चीज़ें। तो ये सारी, फिर उसके बाद है शिफ्ट इन प्रोफेशनल आइडेंटिटी। तो इससे क्या होता है, टीचर फील मोर लाइक ब्यूरोक्रेटिक वर्कर्स देन एजुकेटर, की उनको एजुकेटर की तरह नहीं देखा जाता, उनको ब्यूरोक्रेटिक वर्कर की, मतलब इट मीन्स कि उनको क्या करना होता है, सिर्फ जो ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो उनके प्रिंसिपल्स है, जो हेड है, उनकी बात माननी होती है। उनको एक तरह से नौकरशाही वाला काम करना होता है कि जो उन्होंने कह दिया बस वही काम करना है, वो अपनी इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकते। आफ्टर दैट इज पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, क्या है, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ, की सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास या फिर एज अ यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस या फिर स्कूल्स, उनके पास एक हायरिंग
क्लरिकल असिस्टेंट होने चाहिए टू रिड्यूस पेपर वर्क, कि टीचर पे वो काम ना जाए, जो क्लर्क्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा वो ही उस काम को करे, टीचर को सिर्फ टीचिंग पे फोकस कराने देना चाहिए। वर्कलोड रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, कि क्लियर रोल डेफिनेशन, कि आप ये कर दो कि कौन क्या काम करेगा पहले से ही डिसाइड कर दो, ताकि ज़्यादा बर्डन टीचर पे ना आए, ताकि उन्हें ज़्यादा एक्सेसिव बर्नआउट भी ना फेस करने को मिले, फिर स्ट्रेस ना फेस करने को मिले। ओके, ताकि वो फोकस करे पैडागोजी पे, मतलब अपने पढ़ाने की स्टाइल पे, कैसे उन्हें पढ़ाना है, कैसे उनके बच्चों की नीड्स देखनी है ना, क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करनी है। आफ्टर दैट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, की टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर सकते हो ताकि आपके ऊपर बर्डन कम हो जाए, मतलब उनको कंप्यूटर्स दे दिए जाए, डिजिटल वर्क दे दिया जाए, कि वो जल्दी से सारे काम, फॉर एग्जांपल लिखने के बजाय वो क्या करे, कंप्यूटर पे टाइप करे जल्दी से ना, एआई का इस्तेमाल करके, या फिर जैसे भी है। तो उससे क्या होगा, उनकी जो डिजिटल सॉल्यूशन से उनके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाएगी और डॉक्यूमेंटेशन भी बिल्कुल जल्दी से हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन चैलेंज इज सिस्टमैटिक एपैथी एंड ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट। तो क्या करना पड़ता है, सिस्टमैटिक एपैथी क्या होती है, जब टीचर्स को क्या नहीं मिलता, लैक ऑफ कंसर्न नहीं, मतलब लैक ऑफ कंसर्न होता है, अर्जेंसी होती है, विलिंगनेस विद इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट टीचर एजेंसी एंड इनोवेशन, की उनको सपोर्ट नहीं मिलता एक तरह से। अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एपैथी, मतलब निराशा मिलती है उन्हें अदर स्टाफ से या फिर उनके जो हेड होते हैं उनसे। सो सिस्टमेटिक एपैथी मतलब लैक ऑफ कंसर्न, की उन्हें नहीं बोला जाता कि आप ये सारे काम भी करो, उनको बोला जाता है कि आप बस वो फोकस करो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे फोकस करो, करिकुलम पे फोकस करो। तो जो वो चाहते हैं वो नहीं करवाना चाहते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, तो वो उनको सपोर्ट नहीं करते उनकी इनोवेशन के लिए, जो वो इनोवेट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं नई नई चीज़ों पे। तो की इशूज़ क्या है इससे रिलेटेड, सबसे पहले तो रिजिड हायरार्की होती है, टीचर्स हैव लिटिल से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो टीचर्स को क्या करना पड़ता है कि वो कुछ ही चीज़ें कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनको उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है ना, तो उनको बोलने ही नहीं दिया जाता रिजिड हायरार्की की वजह से, कि जो प्रिंसिपल है वो ही सारे डिसीजन लेगा, या फिर जो सबसे बड़ा हेड है वही सारे डिसीजन लेगा, बाकी कोई और नहीं ले सकता। ओके, रेजिस्टेंस टू चेंज, उनको एक तरह से नकार दिया जाता है कि वो चेंज लाए, है ना, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं चाहते कि चेंजेस आए हमारे उसमें, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स आए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लैक ऑफ मेंटरशिप एंड सपोर्ट, उनको सपोर्ट भी नहीं मिल पाती और मेंटरशिप भी या फिर गाइडेंस भी नहीं मिल पाती। इट मीन्स कि उनको वर्कशॉप या फिर सेमिनार्स में भी नहीं जाने दिया जाता बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, है ना। तो इन सब की वजह से कि वो चाहते ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन ही नहीं चाहता कि टीचर्स कुछ तरक्की करें या फिर कुछ अच्छा काम करें, इनोवेशन करे, क्रिएटिविटी करे। तो इनसफिशिएंट प्रोफेशनल गाइडेंस होती है और एनकरेजमेंट फॉर टीचर, कोई एनकरेज नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता टीचर को अच्छा करने के लिए। आफ्टर दैट इज टॉप डाउन पॉलिसीज, हमने पहले भी देखा है कि टॉप डाउन पॉलिसीज है कि जो बड़े लोग हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं और जो हम टीचर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है ये सारी चीजें। तो एजुकेशन रिफॉर्म आर ऑफन डिक्टेटेड बाय पॉलिसी मेकर विदाउट टीचर इनपुट। टीचर को ना ध्यान में रखते हुए, टीचर्स को ना लेते हुए साथ में, वो खुद ही पॉलिसीज बना देते हैं अपने तरीके से, उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट वगैरह किसी की भी नहीं होती, सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच चलती है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी हायरार्की पे हैं, टॉप लेवल पे, वो रिजल्ट बनाएंगे, वो हायरार्कीज बनाएंगे, वो करिकुलम बनाएंगे ना, तो वो फिर फॉलो करना होता है टीचर्स को। ओके, आफ्टर दैट इज हाउ इट अफेक्ट टीचर एजेंसी। तो कैसे अफेक्ट करता है टीचर एजेंसी को, डिसएम्पावरमेंट, टीचर फील देयर वॉइस इज अनहियर्ड। अब जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनकी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा, टीचर्स को ऐसा लगेगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है ना, तो उससे क्या होगा, वो एंगेजमेंट ही नहीं करेंगे ना बच्चों के साथ, ना टीचर्स के साथ, ना बाकी किसी के साथ, सिर्फ वो पढ़ा के चली जाएंगे ना, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आएगी करिकुलम में या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी। लैक ऑफ मोटिवेशन, एपैथी फ्रॉम लीडरशिप, डिस्करेज प्रोएक्टिव टीचिंग एफर्ट्स, की वो जो चाहते हैं टीचर्स करना, एफर्ट्स अपना लगाना चाहते हैं जो अच्छा टीचिंग में, है ना, स्ट्रेटेजीज यूज करना, इनोवेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, वो नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द एपैथी, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही निराशा दिखा रहे हैं किसके प्रति, टीचर्स के प्रति, कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो लीडरशिप वाले रोल में भी नहीं आना चाहेंगे। आफ्टर दैट इज लिमिटेड इनोवेशन होती है, इट मीन्स की फियर ऑफ रिपरकशन प्रिवेंट टीचर्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू मेथड्स, कि उनको डर रहता है कि उनको कहीं पीछे ना निकाल दिया जाए, उनको धकेल ना दिया जाए, अगर वो अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स नहीं लेके आ पाए या फिर इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं मानी, तो उनके अंदर डर सा रहता है, इस वजह से टीचर जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती न्यू मेथड्स के साथ। आफ्टर दैट इज पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या है इसके रिगार्डिंग, क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, कि पहले हम क्या कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में उनको
पार्टिसिपेट करें, उनको भी लिया जाए डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, ताकि जो है स्कूल गवर्नेंस फ्लेक्सिबल हो, स्कूल करिकुलम फ्लेक्सिबल हो और अच्छी टीचिंग मेथड्स या स्ट्रेटजीज यूज कर सके। लीडरशिप ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उन्हें, मतलब टाइम टू टाइम उन्हें वर्कशॉप में एंगेज कराना चाहिए ना टीचर्स को, सेमिनार्स में एनकरेज कराना चाहिए, उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए ताकि टीचर जो है वो लीडरशिप रोल अच्छे से निभा पाए, मतलब नेतृत्व कर सके ना, एक ग्रुप बना के एक गोल को कंप्लीट कर सके। आफ्टर दैट इज रिकॉग्निशन इंसेंटिव, तो उनको रिकॉग्निशन भी देना चाहिए, मतलब उनको दर्जा भी देना चाहिए अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के लिए, बच्चों के लिए, तो उनको एक तरह से रिवार्ड देना चाहिए टीचर्स को फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड पेडागोजिकल कंट्रीब्यूशन, कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं टीचिंग में उनके लिए उन्हें रिवार्ड भी मिलना चाहिए, इंसेंटिव भी मिलने चाहिए। आफ्टर दैट इज पॉलिसी एंड प्रैक्टिस गैप, तो पॉलिसी एंड प्रैक्टिस गैप की वजह से भी टीचर को फेस करनी पड़ती है टीचर एजेंसी। सो प्रॉब्लम क्या है, सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट बिटवीन एजुकेशन पॉलिसीज एंड एक्चुअल क्लासरूम प्रैक्टिसेस, तो बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है हमें पॉलिसीज और एक्चुअल क्लास प्रैक्टिसेस में। आपने अभी भी देखा होगा एनईपी 2020, एनईपी 2020 में आ गई थी, है ना, उससे पहले ही बन गई थी, बट अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है, अब 2025 चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है जो एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है और जो क्लासरूम प्रैक्टिसेस हो रही हैं रियल में। अभी भी आप देखोगे तो कहीं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स है वो भी नहीं है, बच्चों को वो चीज़ें भी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही, या फिर टीचर्स को नए नए मेथड्स के जरिए या फिर नई नई टेक्निक्स भी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही, तो वो ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड की मदद से ही पढ़ा रहे हैं। सो पॉलिसीज ऑफन साउंड प्रोग्रेसिव, जो पॉलिसीज हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हम प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर हम ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट अगर हम रियल में बात करें तो रियल में क्या है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड अलाइनमेंट, कि लोग ही अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोग ही उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं ना, तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं, है ना, तो टीचर्स भी नहीं चाहती या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं चाहते विद रियल वर्ल्ड क्लासरूम डायनामिक्स, वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे उनको और भी ज़्यादा बर्डन, तो वो बर्डन फील करते हैं इस चीज़ का। सो ये कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है पॉलिसी प्रैक्टिस गैप का, तो सबसे पहले इंक्लूजन एंड इक्विटी पॉलिसी, कि स्कूल में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती ताकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिवली संभाल सके, इंप्लीमेंट कर सके क्लास में, उसको लागू कर सके ना, तो टीचर को इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो वो सिर्फ क्या करता है, जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, जो हाई आईक्यू के बच्चे, तो उन्हीं को साथ लेकर चलता है, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है वो नहीं बढ़ पाती। ओके, फिर है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन पॉलिसीज, तो टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब पॉलिसीज में तो लिखा है टेक्नोलॉजी के बारे में, बट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज मैंडेटेड, बट मैनी स्कूल्स लाइक इंटरनेट की मैंडेटेड तो है पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि सब स्कूल में कंप्यूटर्स होने चाहिए, डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए ना, बट क्या है वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है ना, एडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग है, टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी गई, मतलब टीचर को ही नहीं बताया गया कि आपको ये कैसे यूज करना है। आफ्टर दैट इज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पॉलिसीज, तो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पॉलिसीज तो बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज। अगर हम एनईपी की बात करें तो वहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है, एनईपी 2020 के बारे में स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस के बारे में ही लिखा गया है, बट आज भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बर्डन फेस करने को मिलता है, उनके बैग में इतनी सारी बुक्स होती हैं, उनको वही चैप्टर वही लेसन याद करने होते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड मेथड से ही पढ़ाया जाता है, चॉक एंड टॉक मेथड से ही, तो मैंडेट एनकरेज एक्टिव लर्निंग, तो इसमें क्या लिखा है पॉलिसीज में कि एक्टिव लर्निंग करानी है, बच्चों को साथ में लेकर जाना, बट रिजिड करिकुला की वजह से और असेसमेंट सिस्टम की वजह से ये अप्रोच कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, फिर इस अप्रोच के साथ नहीं चल पाते टीचर। ओके, फिर उसके बाद आता है हाउ इट अफेक्ट टीचर एजेंसी, तो ये अफेक्ट कैसे करते हैं टीचर एजेंसी को, सो फ्रस्ट्रेशन एंड डिसइल्यूजमेंट ले आते हैं, मतलब टीचर जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर वो पॉलिसीज में जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्लास में, तो टीचर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी दैट लैक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी है ना, तो टीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपेक्ट तो करा जाता है, बट वो क्या होता है, वो करना ही नहीं चाहते ना उस चीज़ को, है ना, तो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ही नहीं है उनके पास, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, जिनकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन फेस करने को मिलता है। आफ्टर दैट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, तो ट्रेनिंग भी नहीं होती और रिसोर्सेज भी नहीं होते, टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बस उन पर बर्डन डाल दिया जाता है कि आपको ये इंप्लीमेंट करना है तो करना है ना, सो पॉलिसीज अज्यूम्स टीचर प्रिपेयर्डनेस विदाउट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो उनको क्या ना कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कराई जाती, ना ट्रेनिंग दी जाती प्रॉपर, तो जिसकी वजह से जो टीचर है वो प्रिपेयर नहीं हो पाती उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और फिर वही सिस्टम चलता रहता है ट्रेडिशनल वाला। आफ्टर दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्टिव, तो टीचर्स आर पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, टीचर्स को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग काम कर दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कंफ्यूजन हो जाती है और वो स्ट्रेस में हो जाते हैं कि उनको क्या करना है, उनका रियल काम क्या है, उनकी प्रोफेशनलिज्म क्या है, वो क्या करने आए हैं, तो वो सारी चीज़ें वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी में। ओके,
आफ्टर दैट इज पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, तो सबसे पहले पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमिटीज। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमिटीज में हमें टीचर्स को भी यूज करना चाहिए, उनको उनको भी हमें बैठाना चाहिए पॉलिसी मेकर्स में, कि आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दो, जिसकी वजह से पॉलिसीज ऐसी बन पाए कि टीचर के अकॉर्डिंग ही हो। तो क्रिएटिंग मैकेनिज्म वेयर टीचर प्रोवाइड फीडबैक ऑन प्रैक्टिकल चैलेंजेस, कि टीचर्स भी फीडबैक दे सके कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं जो पॉलिसीज आपने बनाई है। सस्टेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज या ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, है ना, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है टीचर पॉलिसी के अकॉर्डिंग चले और क्लासरूम रियलिटीज को बता सके कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। फ्लेक्सिबल पॉलिसी अडेप्टेशन होना चाहिए, अलोइंग स्कूल्स टू मॉडिफाई पॉलिसीज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल नीड्स, की स्कूल्स को अलो करो कि वो मॉडिफाई करे पॉलिसीज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल नीड, की स्कूल्स को बताओ कि वो क्या करें, जो कॉन्टेक्चुअल नीड्स है, जो कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरतें हैं उनको बताएं, है ना, उनको बताएं कि जैसा जिस एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में बताना चाहिए, टू मॉडिफाई पॉलिसीज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल नीड। ठीक है, उसको मॉडिफाई करो पॉलिसीज़ को कि कहाँ किस जगह की क्या ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए, इसकी वजह से हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट इज कल्चरल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। तो कल्चरल सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या है, सबसे पहले तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल व्यूज ऑन टीचिंग, कि सोसाइटीज़ की जो एक्सपेक्टेशन है टीचर से वो क्या है कि बच्चों को बस मार्क्स अच्छे आने चाहिए हमारे बच्चों के, और कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं कि उनकी आर्ट वर्क कैसा, उनका डांस वर्क कैसा है, या फिर उनकी क्रिएटिविटी कैसे, वो कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर्स हैं, उस पर उनको कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी एक तरह से वो कुछ भी नहीं सोचते उस बारे में ना, वो सिर्फ ये होता है हमारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो ट्रेडिशनल व्यूज होते हैं टीचिंग के टीचर्स पे, तो सोसाइटीज ये एक्सपेक्ट करती है ये ऑथोरिटेटिव फिगर कि वो बस बच्चों के अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है, पढ़ा सकती है, बस उसका और कोई काम नहीं है, वो फैसिलिटेटर नहीं मानते हैं ना, कि मतलब टीचर जो है बच्चों को गाइड भी कर सकती है, वो मेंटरशिप भी कर सकती है ना, फैसिलिटीज दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें के खिलाफ होते हैं आज का हमारा कल्चर या सोसाइटी। पेरेंटल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है जब भी टीचर कुछ नया करने की सोचती है तो पेरेंट्स के फ़ोन या फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीज़ों में कि आप ये क्या करा रहे हैं छोटे बच्चों से, या ये क्या करा रहे हैं, आपका काम है सिर्फ पढ़ाना तो पढ़ाया करो, है ना। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पेरेंट्स जो है प्रेशर डालते हैं ऑन ग्रेडिंग, डिसिप्लिन एंड करिकुलम चॉइसेस, है ना। आफ्टर दैट इज मोरल एंड एथिकल प्रेशर। तो मोरल और एथिकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, टीचर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो एक तरह से नॉर्म्स दे दिए गए हैं कि टीचर सिर्फ यही चीज़ें करा सकते हैं तो उन्हें वही कराना है, उसके अलावा अगर वो किसी और चीज़ में गई तो बच्चे अगर टीचर्स को अपने पेरेंट्स को बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो वो एक तरह से उसको क्या सपोर्ट नहीं करते बल्कि उसको नकारते हैं, है ना। तो प्रोफेशनल रोल से अगर थोड़ा सा भी बियॉन्ड चले गए तो उससे क्या होता है, टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने को मिलता है। ओके, देखने को मिलता है। आफ्टर दैट इज हाउ इट अफेक्ट टीचर एजेंसी को कैसे अफेक्ट करती है, फियर ऑफ बैकलैश। तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा फियर रहता है कि वो कहीं पीछे ना चले जाए, उनको हेजिटेशन रहती है कि अगर वो ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो ये कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशंस है, मतलब रूढ़िवादी जो सोच है उससे पीछे ना चले जाए और फिर टीचर्स को निकाल ना दिया जाए या फिर उनकी सैलरी ना कम कर दी जाए, तो ये सारी चीज़ों में उन्हें डर रहता है। Sorry. After that is restricted autonomy. Societal norms influence curriculum design and classroom interaction. तो societal norms क्या होते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स जो सोसाइटीज़ ने नॉर्म्स बना रखे हैं बस उसी के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना है, उसके अगर अलग गई तो फिर टीचर्स को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है प्रॉब्लम्स, है ना। तो ऑटोनॉमी मतलब उसकी स्वायत्ता है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस कर दी जाती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकती बच्चों को। इमोशनल लेबर, सो टीचर स्ट्रगल विद बैलेंसिंग एजुकेशनल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टीचर को स्ट्रगल करना पड़ता है जो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके बीच में, कि क्या करें, वो सही करें या फिर अपनी एजुकेशनल जो उनको करिकुलम दिया गया है बस वही पढ़ाएं, या फिर वो ये करें कि बच्चों की नीड्स को देखते हुए। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, फिर टीचर्स को एक तरह से फील करना, इमोशनल एक तरह से बैलेंस करने में स्ट्रगल होता है। ओके, आफ्टर दैट इज पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है इसके, तो कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, कि एडुकेटिंग पेरेंट्स एंड स्टेक होल्डर अबाउट प्रोग्रेसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, की एडुकेट करना, है ना, बच्चों को हम पेरेंट्स को एडुकेट कर सकते हैं उसके बारे में ना, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ला सकते हैं बच्चों को, टीचर्स को इंटरेक्ट करा सकते हैं किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना, बच्चों को मिलकर जैसे पीटीएम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं हम, ताकि जो है हम पेरेंट्स को एडुकेट कर सके और स्टेक होल्डर्स को जो उस चीज़ में भला चाहते हैं ना, सोसाइटी और कम्युनिटी को,
ताकि वो उस प्रोग्रेसिव टीचिंग अप्रोच के बारे में जान सके। आफ्टर दैट इज टीचर एडवोकेसी ग्रुप टू सपोर्टिंग टीचर्स टू इन चैलेंजेस रेस्ट्रिक्टिव सोसाइटल नॉर्म, कि सपोर्ट करना, ऐसे ग्रुप्स बना दो, मतलब ग्रुप्स बनाने में ज़्यादा ताकत है, ना कि किसी एक में, है ना। कोई एक बोलेगा तो ज़्यादा ताकत नहीं है, अगर ग्रुप्स में कोई बात करेंगे तो इट विल बी अफेक्टेड वेरी एफिशिएंटली, है ना। सो इससे क्या होगा कि टीचर एडवोकेसी ग्रुप होंगे तो उससे वो सपोर्ट मिलेगा टीचर्स को जो रेस्ट्रिक्टिव सोसाइटल नॉर्म्स है उसके खिलाफ चलने में, है ना, उसके अगेंस्ट चलने में, अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग या बच्चों के अकॉर्डिंग चलने में। ओके, पॉलिसी बैकिंग होनी चाहिए। इट मीन्स की गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव टीचिंग मेथड एंड दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, कि गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो इनोवेटिव टीचिंग मेथड के जरिए पढ़ाएं, टीचिंग स्ट्रेटजीज लाएं, है ना, पेडागोजिकल वेज लाएं नए नए, जिससे जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस है वो उनको वो चैलेंज कर सके, मतलब वो उनको खत्म कर सके। जो हमें चौक एंड टॉक मेथड से या फिर फिजिकल पनिशमेंट देकर पढ़ाया जाता था, वो सारी चीज़ें ना हो, अब क्रिएटिव चीज़ें हो, क्रिटिकल चीज़ें हो क्लास में। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो, अगर ये आपका 16 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है, तो क्या होगा, आपको ये पूरा ही लिखना है, चैलेंजेस, ओनली चैलेंजेस अगर आते हैं तो। अगर ये आता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजेंसी एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, तो आपको क्या करना है, 8 मार्क्स का वो लिखना है कि कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब उसके फीचर्स के बारे में बता दो, है ना, इम्पैक्ट के बारे में बता दो, फिर चैलेंजेस को लिखना है आपको 8 मार्क्स में। फिर आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, वैसे छोटा ही है, जब आप लिखोगे तो आपका पेज अच्छे से भर जाएगा, मतलब आप अच्छा लिख सकते हो पेपर में। ओके, तो चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले तो इरेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है, सेशंस है, वो होते ही नहीं है, वन टाइम होते हैं, या फिर इनफेक्टिव होते हैं। सिर्फ वो क्या होता है कि टीचर्स चले गए, सुनकर आ गए, उनको कुछ गेन करने को नहीं मिला ना। जेनरिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, पीडी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ओपन डज नॉट केटर टू द स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नीड है टीचर्स की, उस पर फोकस नहीं करते, बल्कि ओवरऑल पढ़ाते हैं, ओवरऑल जो ट्रेनिंग देते हैं, फिर जो किसी की स्पेसिफिक नीड है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज ही बहुत कम है, टीचर्स इन रिमोट एरियाज हैव वेरी फ्यूअर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, कि उनके पास ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, और अगर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो जो उनके पास रिसोर्सेज है थोड़े बहुत, वो भी वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो रिमोट एरियाज में जो रहते हैं, जैसे रूरल एरियाज में या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप्स एरियाज में, है ना, ट्राइबल एरियाज में, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, तो जिसकी वजह से टीचर्स को ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती। ओके, आफ्टर दैट इज हाउ इट अफेक्ट टीचर एजेंसी, तो टीचर एजेंसी को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले स्टैग्नेशन इन पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, अगर टीचर के पास ट्रेनिंग नहीं होगी, है ना, अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तो उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा नया, है ना। तो लैक ऑफ एक्सपोजर टू न्यू टीचिंग मेथड, की उनको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ टीचिंग मेथड्स भी हैं, तो इससे इनोवेशन भी कम होगा, है ना, कम क्या, खत्म ही रहेगा, होएगा ही नहीं। सो उसके बाद है रिड्यूस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी रिड्यूस होगा, टीचर फील अनप्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज, जो न्यू पॉलिसीज के बारे में जो चीजें लिखी हैं वो उसको कभी लागू ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, की उनको कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कराई नहीं जाएंगी, ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी, तो वो कैसे क्लास में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे न्यू पॉलिसीज के बारे में, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। आफ्टर दैट इज डिपेंडेंस ऑन रोड टीचिंग, तो रोड टीचिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है उनकी विदाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बिना क्या होगा, टीचर्स में रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेथड, तो टीचर्स जो है वो ट्रेडिशनल मेथड पे ही रिलाई करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे, रादर देन अडेप्टिंग टू स्टूडेंट नीड, ना कि स्टूडेंट नीड को फोकस ना करके जो ट्रेडिशनल मेथड है, चौक एंड टॉक मेथड, है ना, उसी से ही पढ़ाएंगे, बच्चों को रटवा के, बच्चों की रोट मेमोराइजेशन करा के, है ना, वही चीज़ें कराएंगे क्लास में, वही चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चों की जो डिपेंडेंसी है या फिर टीचर्स की डिपेंडेंसी है वो रोड टीचिंग पे ज़्यादा होगी। आफ्टर दैट इज पॉसिबल सोल्यूशन क्या है इसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो रेगुलर एंड नीड बेस्ड ट्रेनिंग सेशंस करानी चाहिए टीचर्स को, वर्कशॉप्स करानी चाहिए, वर्कशॉप कंडक्ट करानी चाहिए, जिसमें जो टीचर्स है वो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सीखे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर सीखे, है ना, और उनको कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए या फिर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख पाए, जो न्यू चीज़ें आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनके बारे में रियलिटी में या फिर यूज़ करके उन्हें सीख पाए। आफ्टर दैट इज मेंटरशिप प्रोग्राम भी होनी चाहिए, पेयरिंग न्यू टीचर्स विद एक्सपीरियंस मेंटर्स, कि मेंटर्स भी उनके लिए लाने चाहिए, मतलब जो उनको गाइड करे कि क्या क्या चीज़ें, जो एक्सपीरियंस जो टीचर्स होंगे या मेंटर्स होंगे, उनको उनके सामने इंटरेक्ट कराना चाहिए, वो शेयर करेंगे अपनी अपनी जो वीकनेस है या फिर अपनी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने फील की हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं टीचिंग में, तो वो सारी चीज़ें वो शेयर कर सकें। उसके बाद है ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज़, एनकरेजिंग वर्चुअल प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर
नॉलेज शेयरिंग, तो एनकरेज करें, क्या करें, प्रोफेशनल नेटवर्क्स को, ताकि वो शेयर करें, मतलब ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए। इट मीन्स कि आप क्या करो, एज अ टीचर आप ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाएं, वर्चुअल वे में पढ़ाओ, वर्चुअल वे में प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कराओ, जिससे टीचर्स को भी यूज़ करनी आए ये सारी चीज़ें ना, प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़े उनका, और मतलब वो क्या करें, वर्ल्ड वाइड टीचर्स जो हैं, मतलब अलग अलग देश से टीचर्स से इंटरेक्ट कर पाएँ, ताकि उनके कल्चर के बारे में जान पाएँ, उनकी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में जान पाएँ, जिससे जो टीचिंग में और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ये है पॉसिबल सॉल्यूशंस। और क्लास खत्म होती है यहीं पे स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में यही पढ़ा हमने। आज की हमारी क्लास में पढ़ा कि चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं टीचर्स को, है ना, टीचर एजेंसी को इम्प्लीमेंट करने में। चैलेंजेस हमने बहुत सारे पढ़े, जैसे परफॉर्मेटिविटी जो चैलेंज था ना, परफॉर्मेंस से रिलेटेड की बच्चों की परफॉर्मेंस ही मेजर की जाती है, उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ही नहीं इंट्रोड्यूस कराया जाता ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं कराई जाती। जो जो चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा। हमें पॉलिसी के बारे में पढ़ा कि पॉलिसी में टीचर्स को लिया ही नहीं जाता ना, उनको दिखाया ही नहीं जाता कि क्या पॉलिसीज बन रही है, कैसे बन रही है, उनको उसमें एक तरह से इंक्लूड भी नहीं किया जाता। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे जो हमने पढ़ा। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है इन चैलेंजेस से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।